हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नजर। अब जरा देखो, इस टॉपिक में हमें जो विस्तार से बात करना है, हमें जो विस्तार से बात करना है वो ये देखना है, जो खलजी वंश था और जो तुगलक वंश था, इन लोगों ने अपने प्रशासन को या फिर अपने राज्य को या साम्राज्य को कहाँ तक फैलाने का काम किया था, कहाँ तक फैलाने का काम किया था, हम उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। ऐसा यदि मैं इसको पूरा ओवरव्यू बताऊं तो आप इसके ओवरव्यू को समझने के लिए ना आप एक मैप देख सकते हैं। आइए मैं आपको मैप दिखाता हूँ इसमें। तो हमारे पास है एक मैप, इस मैप के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि खिलजी वंश के समय में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कहाँ कहाँ तक किया था, हम इस टॉपिक में समझ जाएंगे आसानी से। जैसे कि यदि आप देख रहे होंगे इसमें, तो ये जो पूरा जो है वो खिलजी वंश साम्राज्य का शासन क्षेत्र है, जहाँ तक ये पूरा फैला हुआ था। तो देखो फैला हुआ कहाँ कहाँ पर है, तो ये जो देख रहे हो अंडरलाइन, ये जो अंडरलाइन इलाका आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके के ऊपर किसका शासन था, तो वो खिलजी वंश का शासन देखने को मिल जाता है इस पूरे पर। मतलब कि नॉर्थ में और साउथ के पूरे हिस्से में इसका शासन देखने को मिल जाता है। खिलजी वंश के साम्राज्य के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण इनके अंदर साम्राज्य आते हैं, वो लाहौर आता है, मुल्तान आता है, पंजाब आता है। दिल्ली से इन लोगों ने जो शासन अपने स्थापित किए थे, वह दिल्ली के वेस्ट साइड में, दिल्ली के ईस्ट साइड में, दिल्ली के साउथ साइड में, तीनों ही जगहों पर बड़े स्केल पर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। देखा जाए तो ये नॉर्थ में काबुल से लेकर के साउथ में देखा जाए तो ये कहाँ तक, तो ये आपका द्वार समुद्र तक या फिर मालाबार तक इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। यदि हम बात करते हैं वेस्ट से, तो सोमनाथ से लेकर के इन लोगों ने बंगाल तक अपने साम्राज्य की स्थापना का काम चालू किया था। यदि हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का ये तो साम्राज्य है, लेकिन ऐसे कौन कौन से और भी खिलजी वंश में आए जिन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना, अपने क्षेत्रों की स्थापना को बड़े स्केल पर फैलाने का काम किया था, और कहाँ कहाँ फैलाया, इसके बारे में हम इस टॉपिक में विस्तार से देखने का काम करेंगे। उन्होंने किस किस प्रकार की और भी मुख्य नीतियों को अपनाया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने साम्राज्य को और बढ़ावा देने का काम किया, इसके बारे में भी आज हम इस टॉपिक में विस्तार से बात करने वाले हैं क्लास। तो आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक। क्लदो कह रहा है, कहता है कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन, समेकन का मतलब होता है उस पूरे इलाके के बारे में, मतलब कि वहां पर हम कैसे इकट्ठा करते हैं, प्रशासन करते हैं, उसके बारे में बात करता है। के लिए विश्वसनीय सूबेदारों, प्रशासकों की जरूरत होती है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप भारत में रहते हैं, तो भारत का शासन चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले विश्वास की जरूरत पड़ेगी, विश्वास। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देते हो, लेकिन किस बेस पे देते हो, तो विश्वास पे तो देते हो कि नहीं भाई, हम इसको इस बार चुनाव में मतदान देकर के लेकर के आ रहे हैं, तो हमारा मेन मुद्दा ये होगा कि वो व्यक्ति हमारे विश्वास को कायम रखेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, और आने वाले समय में हमारी नीड को फुलफिल करने का काम करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो हम उसको लाने का काम चालू करते हैं, अर्थात विश्वास के आधार पर लेकर के आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में, मतलब कि खिलजी शासन के समय में, इन लोगों ने जो अपने विश्वसनीय लोगों को रखा, वो कौन कौन से थे, तो वो थे सूबेदार थे और प्रशासक थे। कौन कौन से थे यहाँ पर लोग, तो वो थे सूबेदार और प्रशासक की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो हम यहाँ पर शासन स्थापित कर पाते हैं। क्यों, तो यह कहता है दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, देखो दिल्ली के शुरुआती टाइम में कौन कौन से शासक थे, तो वो थे, इल्तुतमिश का नाम दिया गया है, इल्तुतमिश का नाम दिया गया है। इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। ऐसा क्यों, तो देखो कह रहा है क्या, अपने विशेष गुलाम को ही क्यों, क्योंकि जो गुलाम होते हैं इनका, या फिर ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये जो उत्तरदायी होते हैं, ये सीधे सीधे देखा जाए तो ये राजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये राजा के ही गुलाम बनाए जाते हैं। इसीलिए गुलामों को यहाँ पर सूबेदार के पद पर लाया गया। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। क्या कहा गया, तो इन्हें फारसी में
बदंगा कहा गया। अब बदंगा का मतलब क्या होता है? बदंगा का यदि सिंपल से भाषा में कहा जाए तो राजा के प्रति समर्पित या राजा के या फिर सुल्तनत के या सुल्तान के प्रति वफादार होना इनका माना जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किसके लिए? सैनिक सेवा के लिए खरीदा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के समय में दिल्ली सल्तनत के समय में सूबेदार के लिए किसे खरीदा गया? सूबेदार के लिए किसे खरीदा गया? तो वो थे गुलामों को खरीदा गया। किसको खरीदा गया? तो गुलाम को खरीदा गया। किसके लिए? तो सैनिक सेवा के लिए। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें बदंगा कहते हैं। क्लियर? समझ आया मेरी बात? चलते हैं क्लास। कहता है उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो कह रहा है क्या? अब इन लोगों को जो गुलाम हुआ करते थे सैनिक सेवा में लाए गए, लेकिन बाद में इन्हें कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी पर काम करने के लिए लाया गया। किसके ऊपर? तो पॉलिटिकल पार्टी पे काम करने के लिए लाया गया। अब इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? प्रशिक्षित करना होगा। कैसे रूल बनाना है, कैसे काम करना है, कैसे लोगों के बीच में रहना है, ऐसे कुछ खास चीजों के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। वे पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो गुलाम होते थे, गुलाम का संबंध किससे है? तो राजा से है। और राजा का संबंध किससे है? तो गुलाम से। मतलब कि दोनों एक दूसरे के क्या होते थे? दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हुआ करते थे और विश्वास के पात्र हुआ करते थे। अब यहाँ पे कह रहा है बेटों से बढ़कर गुलाम। बात यहाँ पर सही बात है कि आपने अपने बेटों को नहीं रखा, लेकिन आपने यहाँ पर गुलाम को रखा। मतलब यही हुआ ना कि इस समय जो गुलाम हुआ करते थे वो ज्यादा विश्वसनीय हुआ करते होंगे। तो कह रहा है कि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि जो गुलाम होता है वह मालिक का वफादार तो होता ही, लेकिन इसके साथ साथ जो गुलाम होता है वह शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से पूरी तरह से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो वो अपने मालिक के प्रति जिम्मेदार होता है। इसीलिए यहाँ पर गुलाम को बेटों से बढ़कर के माना गया है। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। तो क्लास इसी में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट तो क्लास कह रहा है क्या? देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि खलजी और तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत था जो दिल्ली सल्तनत ने राजनीतिक गद्दी पर बैठाने का काम ना केवल गुलामों को किया गया, बल्कि गुलामों के साथ साथ यह निम्न वर्ग के लोगों को भी इस पे बैठाने का काम करता था। लेकिन यह निम्न वर्ग वो हुआ करते थे जो राजा के प्रति या फिर राजा के ऊपर क्या रहते थे? तो राजा के ऊपर वो आश्रित रहते थे। जैसे कि समाज के पिछड़े लोग, बेघर लोग, जमींदार, सॉरी वो लोग जिनके पास खेती नहीं है, ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें कहता है कि ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए गए। तो यहाँ पर कहता है निम्न वर्ग के लोगों को सल्तनत में कौन सा पोस्ट दिया गया? तो उन्हें दिया गया सेनापति का और सूबेदार का पोस्ट दिया गया। कौन सा पोस्ट? सेनापति और सूबेदार का पोस्ट दिया गया। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। राजनीतिक अस्थिरता। अब ये राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता का यदि हम सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर जिसमें जिसमें हम राजनीतिक राजनीतिक अ, प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनके खिलाफ हो जाते हैं या राजा के खिलाफ हो जाते हैं। राजा के खिलाफ होना
यदि यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजा के खिलाफ हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं क्या, राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कभी भी किसी को भी बदल दिया गया, ला दिया गया, किसी दूसरे को ला दिया गया, मतलब कि वो हमेशा ही अपने नेताओं को बदलते रहते थे, आज इसको तो कल उसको, परसों उसको तरसों उसको बदलते रहते थे। इसीलिए राजनीतिक अस्थिरता इसमें जन्म होती है। कहता है गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखा जाए तो गुलाम और आश्रित ये किसके प्रति थे, वफादार। तो ये कहता है ये अपने मालिक और अपने संरक्षक, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं सुल्तान के प्रति, ये सुल्तान के प्रति क्या रहते थे, तो वफादार रहते थे, लेकिन उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। मतलब कि उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, बेटा होगा, उनकी पत्नी होगी, उनके और भी सगे संबंधी होंगे, इनके प्रति वफादारी नहीं रखा करते थे ये लोग। नए सुल्तान के नए सुल्तान के अपने नौकर हुआ करते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। जैसे को पता ही कि जब कोई नया शासक आता है और जब कोई पुराना शासक होता है तो नए और पुराने शासक के बीच में टकराहट होती है कि तुमने इसको क्यों बना दिया, मुझे क्यों नहीं रहने दिया, इसको लेकर के टकराहट होती है। तो ऐसे टकराहट की समस्या के सॉल्व करने के लिए अपने जो गुलाम होते हैं वो गुलामों का ही इस्तेमाल करते हैं, उनको रोकने के लिए, दबाने के लिए, या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए। कहता है सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। उच्च लोगों को मतलब कि समाज के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग थे, दूसरे निम्न वर्ग के मध्यम वर्ग के लोग थे, तीसरे निम्न वर्ग के लोग थे। लेकिन अब निम्न वर्ग के लोगों को लेकर के आ रहे हो तो जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे वो राजा से खफा रहा करते थे। उनका मानना था कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वो हैं, हमें लाया नहीं, आप इनको लेके चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता है ना। इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये जो जानकारी मिलती है वो फारसी तवारीख के लेखकों ने अपने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की गई है। अब यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर कि फारसी तवारीख के लेखक का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने इसको लिखने का काम किया था। उन लोगों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के खिलाफ, इन लोगों ने सुल्तान के खिलाफ क्या किया है, आलोचना किया, मतलब क्रिटिसाइज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और इन लोगों को नहीं बैठाया और आपने नीचे वाली जाति को बैठा दिया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़े स्केल पर हमें समस्याएं देखने को मिल जाती है। तो ये इससे समस्या के बारे में जो बताने का काम करते हैं वो तवारीख, जो फारसी भाषा के लेखक हुआ करते थे, उन्होंने बताने का काम चालू किया है। अब यहाँ पे बात कह रहा है क्या, अब यहाँ पर एक सेंटेंस आया है, कह रहा है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, मतलब कि जब सुल्तान मोहम्मद सुल्तान जब खत्म होता है तो उसके बाद कौन कौन से उसके अधिकारी आए थे उसके बारे में बात करता है। तो कहता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, देखो कह रहा है क्या, कलाल मतलब शराब बनाने और बेचने वाला, तो कलाल का मतलब होता है शराब बनाने वाला और बेचने वाला। फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची, लट्ठा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने का काम इसने किया था। तो देखो यहाँ से आपके एमसीक्यू आते हैं। जैसे कि अभी एमटीएस का एग्जाम आ चुका है, आपका फॉर्म आ चुका है। अब इस प्रकार के फॉर्म में आपका पूछा जाएगा ये कि बताइए कि जो तुगलक वंश हुआ करते थे, तुगलक वंश जो हुआ करते थे, तुगलक वंश ने अपने यहाँ पर किन किन गुलामों को या फिर निम्न जाति के लोगों को ये पोस्ट पर लेकर के आने का काम करता है। तो किन किन को लेकर के आता है, तो ऐसे लोगों की सूचियां बता सकते हो, जिसमें से हमारे पास आता है कलाल आता है, फिर हजाम नामक नाई आता है, मनका बावर्ची आते हैं, लट्ठा आता है, इसके साथ साथ पीर नामक माली आती है, माली आता है। ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है ना। तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उठते हैं, तो आप ये बता सकते हैं। कहता है 14th सेंचुरी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, देखो जियाउद्दीन बर्नी का नाम बहुत ही फेमस है। आपको बताता चलूं कि जियाउद्दीन बर्नी ना केवल हिस्ट्री में बल्कि पॉलिटिकल साइंस में भी इनका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल थिंकर भी हैं। यदि आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इंडियन पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल पेपर होगा ना, वहाँ पर आपको विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा। कहता है कि इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तानों के राजनीतिक विवेक के
नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में दिखाता। मतलब माना गया कि यदि आप इस प्रकार से दासों को, गुलामों को रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपका राज शासन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा इन लोगों का मानना था। इसी को लेकर के इन लोगों ने आलोचना भी करना चालू की थी। कहता कि पहले पहले की यदि हम बात करते हैं, मतलब कि शुरुआती टाइम की बात कर रहा है, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। मतलब कि जो सूबेदार हुआ करते थे, देखो कह रहा है क्या, सूबेदार, जो सूबेदार हुआ करते थे वह सेना नायक थे। क्या थे? सेना नायक। मतलब कि सूबेदार को हम कह सकते हैं सेना नायक कह सकते हैं। जो सेना नायक होगा क्या करेगा, तो वह एक क्षेत्र का नियंत्रण करेगा, और इस क्षेत्र के आसपास में वह सेना की स्थापना करेगा। इस आसपास की क्षेत्रों की सुरक्षा करेगा। ऐसे काम कौन करता है? सेना नायक करता है। लेकिन सेना नायक का भी इस पूरे से क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र दिया जाता है, जहां पर वो एक छोटे से क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के हर भाग के लिए एक सूबेदार को नियुक्त किया गया, एक सूबेदार को नियुक्त किया गया। कहता है कि ये इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाए गए? इक्ता कहलाए गए। अब इक्ता क्या है? इक्ता होता है यदि किसी सल्तनत के छोटे से हिस्से में शासन करने के लिए जिस प्रणाली को हम अपनाते हैं उसी को हम कहते हैं इक्ता प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्ता प्रणाली कहते हैं। इसी के बारे में आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 1533 और 1536 के बीच में मिल जाएगा, जब यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो वहां पर इसी के आधार पर हमने एक और प्रणाली अपनाई थी जिसे कहते हैं अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली कहते हैं। अमर नायक प्रणाली को जो है ना, वह तुगलक वंश जैसे जो दिल्ली सल्तनत था उसके एकता प्रणाली से ही लिया गया था। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरी बात? कह रहा है कि और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। मतलब कि जो भी लोग इस क्षेत्र को संभालने का काम करते थे, चलाने का काम करते थे, उन्हें हमने क्या कहा? उन्हें हमने कहा इक्तादार कहा या मुक्ति कहा गया। कोई डाउट? कहता है मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना। मतलब कि यहाँ पे जो भी सेना आक्रमण करेगी, हमला करेगी, उसका लीडरशिप करना। जैसे नेता होता है, नेता क्या करता है, तो हर वाले इलेक्शन में खड़ा होता है और वो उसे नारे नारे लगाता है कि अब की बार हम खड़े हो रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी जो मुक्ति हुआ करते थे या इक्तदार हुआ करते थे, वह हर एक अभियान का नेतृत्व किया करते थे। सेना नायक हुआ करता था आगे खड़ा होकर के। अपने एकता में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, जैसे कि एक पार्टी के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं, ऐसे काम ये करते थे। और ये अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करते थे। मतलब अब यहाँ से जो भी टैक्स आएगा, यहाँ से जो भी टैक्स आएगा, इस टैक्स का जो पैसा आएगा, वो पैसा ही उसकी क्या होगी, वो पैसा ही उसकी इनकम होगी, इनका मतलब मजदूरी होगा। जैसे कि मान ली जाए कि अब मैं जिस क्षेत्र से काम कर रहा हूँ, तो उस क्षेत्र से जितना भी टैक्स आने वाला है उसका कुछ हिस्सा मेरे पास रहेगा और बाकी हिस्सा चला जाएगा, राजा के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हमने क्या कहा? एकता व्यवस्था का नाम दिया गया। इसको समझने के लिए आइए मैं आपको समझाता हूँ, इस मैप के बेसिस पे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखो इसमें हुआ क्या। अब देखो मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है ए। अब ये जो है ना, वो लाहौर का क्या है, तो लाहौर का वो सूबेदार है। क्या है? लाहौर का वह सूबेदार है। तो लाहौर से उसे 100% क्या मिल चुका है? लाहौर से उसे 100% इनकम आ चुकी है, रेवेन्यू आ चुका है। तो उस रेवेन्यू का वह कुछ पार्ट किसे दे देगा? तो राजा को दे देगा, और उसका कुछ पार्ट जो है वो अपने पास रख लेगा, कुछ पार्ट अपने पास रख लेगा। तो इस छोटे से क्षेत्र से सूबेदार को जो इनकम हुई 100%, उसका कुछ हिस्सा राज्य के पास जाएगा और कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा। यही उसकी क्या होती थी? यही उसका पैसा या फिर यही उसकी आमदनी हुआ करती थी, सैलरी हुआ करती थी। तो यहाँ पर सैलरी जो था ना, राजा कभी भी किसी को वेतन नहीं दिया करता था। वो उसको कभी भी वेतन देता नहीं था, बल्कि उसका वेतन कहाँ से आया करता था? तो उस लाहौर से या किसी एक राज्य से वसूली के द्वारा उसको मिला करते थे। कहता है कि राजस्व के रूप में मिली रकम से भी वो अपने सैनिकों को तनख्वाह दिया करते थे, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का काम करते थे, और उनका पद वंश पर परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही
मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पे फिर से चलते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सूबेदार आया, जैसे कि मान ली जाए कि अभी सूबेदार एक राम है, तो राम जो है ना वो कुछ समय के लिए रहेगा, जैसे कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ये सूबेदार रहेगा। लेकिन फिर से जब ये बूढ़ा हो जाएगा या फिर ये अयोग्य रहेगा या फिर ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम एक राम को हटा देंगे और फिर हम ले आएंगे किसको, तो हम ले आएंगे यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को ले आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ले आएंगे अमन को ले आएंगे, जो अमन यहाँ पर अब काम करेगा। ऐसे दूसरे दूसरे के लोगों को लाने का काम चालू किया गया। इसका मेन पर्पस ये था ताकि ये जो व्यवस्था है वह व्यवस्था वंश पर आधारित ना हो, वंश पर नहीं। वंश मतलब कि उसका बेटा अभी राम का बेटा ही आएगा फिर उसका बेटा आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको बदलते रहेंगे ताकि जो लोग हैं, जनता है, उनके बीच में किसी भी चीज को लेकर के विरोध, दंगे फसाद ना होते रहे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मतलब कि इसे मानना कंपलसरी कर दिया गया, हर व्यक्ति से मानेगा ही मानेगा। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब देने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया गया। मतलब कि जो भी अब ए व्यक्ति जो है ना, अब कितना रेवेन्यू लेकर के आया, कितना राजस्व लेकर के आया, तो उसको जमा करेंगे। तो जमा जहाँ पे करेंगे, उसको जमा करने वाले के आदमी तो होना चाहिए जो देखेगा ना कि हाँ ए ने कितना जमा किया, बी ने कितना जमा किया, सी ने कितना जमा किया। इसकी देखरेख के लिए हमने यहाँ पर एक व्यक्ति को रखा जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं लेखा अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा अधिकारी कहते हैं, जो यहाँ पर अकाउंट का काम करता था। अकाउंट, ठीक ना। तो अकाउंट मतलब लेन देन करना, किससे कितना पैसा आया, किसको कितना दिया गया, उसको देखरेख करने के लिए हमने लेखा अधिकारी की नियुक्ति करना चालू कर दी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। अब जैसे कि हम इस मैप में चलते हैं दोबारा से। अब जैसे कि मान लिया कि बंगाल, तो बंगाल के अंदर एक क्षमता है कि आप 10,000 सैनिक ही रख सकते हैं, 10,000। और यहाँ से जो टैक्स आने वाला है, आप इस टैक्स में मतलब कि टोटल का जितना भी आपके पास उत्पादन हो रहा है उसका आप 20% ही लगाएंगे। तो आपको हर हालत में 20% ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि किसी बार खेती अच्छी हो गई तो आप 20 से बढ़ा के 30 कर दिए, किसी बार खेती खत्म हो गई तो आप 20 से बढ़ा करके 10 कर दिए या फिर 5 कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेट फिक्स है तो फिक्स होना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक ना। तो इसको फिक्स रखने की बात चालू की गई थी और ये कड़ी दंडनीय व्यवस्था यहाँ पर माना गया था। ये थी यहाँ की व्यवस्था के बारे में। कोई डाउट यहाँ तक? समझा रहे सभी लोग को? कोई डाउट? तो अगला देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अब मतलब ये हुआ, देखो, जब दिल्ली का कोई बड़ा आदमी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो चुकी थी, तो इसने अपने राज्य को बहुत ही बड़े क्षेत्रों में फैला दिया। तो जब राज्य को फैलाएंगे, फैलाया जाएगा, फैला, तो फैलने के बाद इसके अंदर जितने भी सामंत आएंगे, जमींदार आएंगे, तो सभी सामंतों को और जमींदारों को उनके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा, या तो वो अपने आप को लड़ाई करे और लड़ाई करके दिल्ली सल्तनत को हरा दे, और दूसरा ये होगा कि वो पूरी तरह से अपनी सत्ता को दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत अधीन कर ले और उनकी सत्ता को मान करके अपनाना चालू कर दे। यही इनके पास दूसरा रास्ता होता है। तो उनको झुकना पड़ गया और झुक करके उन्होंने दिल्ली सल्तनत की इस अधीनता को स्वीकार कर लिया। अलादीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण, मतलब कि लैंड के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा, इसके बारे में, और वसूली के कार्य, मतलब कि वसूली कौन करेगा, कितना करेगा, इन सभी के बारे में यहीं पर डिसाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिसाइड कर दिया गया कि वसूली कौन करेगा, कितना करेगा, इन सभी चीजों के बारे में बता दिया गया। और ये सभी की चीजें किसके अंदर आ चुकी थी? दिल्ली सल्तनत अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के अंदर आ चुकी थी। कहता है स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब कि कहते हैं ना कि गांव के अंदर जो सामंत होता है, सामंत के द्वारा ही पहले के टाइम में कर लगाया गया था। अब ये कर लगाने का अधिकार इससे छीन लिया गया और किसके पास चला गया? तो दिल्ली सुल्तान के पास चला गया। दिल्ली सुल्तान, डीएस। बल्कि उसे स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। अब सामंत भी क्या करेगा? तो सामंत भी दिल्ली सुल्तान को टैक्स देने का काम चालू करेगा।
सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। पैमाइश का मतलब होता है मापना, जोखना, कितना बड़ा इलाका है, कौन सा इलाका ज़्यादा फर्टिलाइड है, मतलब कि कहाँ से ज़्यादा खेती होती है, नहीं होती है। पूरा डाटा, पूरा ब्यूरो इन्होंने छान मारा और उसके बाद इन्होंने इकट्ठा किया डाटा को। कहता है कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के तौर पर सुल्तान की नौकरी करने लगे। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सत्ता को अधीन कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, हम उन्हें काम करने के लिए रख लेते हैं। ऐसे काम करने के लिए इनको भी रखा गया। उस समय तीन तरह के कर थे। कौन कौन से कर थे? तीन प्रकार के कर लगाए गए थे। देखो यहाँ पे आता है दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो टैक्स लगाए गए थे वो कितने टाइप के टैक्स थे? तो वो तीन टाइप के टैक्स थे। पहला जो टैक्स था वो लगता था खेती पर। किस पे लगता था? खेती पर। जो खेती पे टैक्स लगते थे हमने उन्हें नाम दिया था खिराज। क्या नाम दिया गया? खिराज। देखो कह रहा है क्या, किसान की उपज का लगभग 50% हुआ करता था। मतलब कि 100% आपने खेती में उत्पादन किया है तो उसका 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 50%। किसको? दिल्ली सुल्तान को। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक ना? इस प्रकार के टैक्स को खराज कहा गया था। खराज या खिराज भी कहते हैं इसे। ठीक ना? जो दूसरा टैक्स था वो था आपका मवेशियों के ऊपर, मतलब कि एनिमल्स के ऊपर। आप कितना जानवर पालते हैं, कौन सा जानवर पालते हैं। आपके पास हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, जो भी पालोगे उनके ऊपर टैक्स लगेगा। और तीसरा था घर के ऊपर लगाया गया टैक्स। घर के ऊपर, जिसे हम कहते हैं माल गुजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल गुजारी। तो यहाँ पर तीन प्रकार के टैक्स के लगाने की विधि मिल जाती है दिल्ली सल्तनत के समय में। और ये टैक्स लगाने का जो हमें जानकारी मिलती है वो किसके समय में मिलता है? तो मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिल जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। प्लस कहता है कि यह बात, सॉरी, ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरे क्षेत्र से स्वतंत्र हो गए। पूरे क्षेत्र से वह स्वतंत्र हो गए। जहां यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। मतलब कि ये हुआ कि जो हमारे पास दिल्ली का सुल्तान का जो इलाका था, ये इलाका, इन क्षेत्रों में जो जंगल फैला हुआ था, इन जंगलों में वो लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि इनके अंदर जाने की उनके पास औकात ही नहीं थी। यही बात यहाँ पर कहता है, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी देखने को मिल जाती है। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया क्योंकि वहां पे तो वो लोग जा नहीं पाएंगे, इसीलिए जो वहां पे लोग पहले से रह रहे थे उन्होंने अपने शासन को स्थापित किया, बढ़ावा दिया और प्रमोट करना चालू कर दिया। अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। रीजन क्या था? उन्होंने गोरिल्ला वॉर किया और गोरिल्ला वॉर करके उन्हें भगा दिया। तो कब तक रहेंगे? कुछ समय तक रहेंगे, जब तक कि उनके पास रसद है, मतलब कि खाना पानी है, तब तक तो रहेंगे। खत्म हो जाएगा वो भी चल देंगे, है ना? ऐसे काम यहाँ पर बड़े स्केल पर किए गए। यहाँ पे कहता है कि सरदार और उनकी किलेबंदी। अब जितने भी सरदार हुआ करते थे उन्होंने किलेबंदी करना क्यों चालू किया? जरा आप ही बताओ कि आप अपने घर के चारों ओर डालते ना, बरामदा डाल देते हो या फिर बाउंड्री लगा देते हो, अपने खेत की चारों ओर बाउंड्री लगा देते हो ताकि कोई जानवर ना आ जाए, कोई बाहर से फसल काट ना ले जाए, इसकी सिक्योरिटी के लिए आप लगाते हो। तो यहाँ पर भी बड़े स्केल पर क्या किया गया? यहाँ पर भी बड़े स्केल पर हम देखते हैं कि किलेबंदी चालू कर दी गई। किलेबंदी करना चालू कर दी गई। कहता है कि अफ्रीकी देश मोरक्को से 14 सेंचुरी में भारत आए एक यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या किसी को पता है कि इब्न बतूता भारत कब आता है? इब्न बतूता भारत 1132-33 ईस्वी में भारत आ जाता है। 1132-33 में भारत आ जाता है। कहता है कि चट्टानी उबड़ खाबड़ सॉरी, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के छुरमुटों में, छुरमुट का मतलब होता है जहाँ पे बांस के बागान होते हैं ना, जहाँ पर बांस की बड़ी बड़ी कोठियां होती है, यहीं पर लोग रहने का काम किया करते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता था। बांस पोला नहीं होता था, ये बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि इस पर आग का भी कोई असर नहीं होता था। क्योंकि आप बांस पे आग लगाओ तो उसका असर नहीं पड़ता, कितना भी लगा दो आग उसमें असर पड़ता ही नहीं।
क्योंकि उसका बाहरी हिस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कहता कैसा होता है, तो गीला होता है, इसमें उसमें आग लगती ही नहीं है। और वे कुल मिलाकर के बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे, जो इनके लिए किले का प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है दीवार, दीवार की तरह काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही अपने मवेशियों और फसलों को रखते थे, और अंदर ही पानी की भी उनके पास उपलब्ध हुआ करता था, क्योंकि जंगलों में जो पानी आता है वो कहाँ जाएगा, तो वहीं पर रहेगा। अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। क्योंकि बाहर से जब आओगे तो पानी चाहिए, हथियार चाहिए, काटने के लिए मशीनें चाहिए, उनके पास था नहीं, तो वहां पर हरा कैसे पाओगे? हराने के लिए आपके पास जो चाहिए वो था ही नहीं। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी, क्योंकि बांस को काटना तो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब तक बांस काटोगे नहीं अंदर घुस नहीं पाओगे, तो बांस को काट करके वहां के स्थानीय लोगों को खत्म किया गया, और उसके बाद वहां पर अपने शासन की स्थापना की गई। ठीक है ना? ये बात किसने बताई? तो ये बात इब्न बतूता के द्वारा बताया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इब्न बतूता जब आया इंडिया में, जब वो दिल्ली आता है, दिल्ली सल्तनत के पास, तो इसने अपनी एक किताब लिखी थी। इसका किताब का नाम था रिहला। क्या नाम था? रिहला किताब का नाम था। इसी रिहला के अंदर उसने दिल्ली सुल्तान के बारे में बताने का काम चालू किया था। यहाँ पे क्लास है, तो कह रहा है क्या? अब बात यहाँ पर आती है चंगेज खां के बारे में बात कर रहा है। ये देखते हैं क्या कह रहा है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसे कहते हैं आधुनिक उज्बेकिस्तान, पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ऊपर मंगोल ने या चंगेज खान ने कब हमला किया था? तो 1219 के बाद उसने भारत पर हमला करना चालू कर दिया। रीजन क्या था? भारत के ऊपर बड़ी संपदा थी, धन दौलत थे, बड़ा राज्य था, बड़ा क्षेत्र था, शासन का आकार बहुत ही बड़े होते थे, इसीलिए उसने हमला करना चालू कर दिया। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इसके मजबूर होकर के दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। जब बाहर से कोई बड़ा सेना आता है तो अंदर के बहुत सारे लोगों को मिल करके एक बहुत बड़ी सेना बनानी पड़ती है, ताकि वो बाहर से आने वाली सेनाओं को क्या कर सके, तो यहाँ पर रोक सके। तो रोकने के लिए इसको बनाया गया। ठीक है? तो रोकने के लिए मतलब किसको रोकने के लिए? तो चंगेज खां को रोकने के लिए। चंगेज खां को रोकने के लिए इसके सामने दो लोग आए। कौन कौन से लोग आए? तो पहला यहाँ पर आता है, देखो क्लास कहता है क्या कहता है, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो लगाते हैं खलजी आए थे और तुगलक आए थे। तो तुगलक ने और खलजी ने इनको रोकने का काम किया। इसमें कहता है कि आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौती का सामना कैसे किया होगा। आइए देखने का काम करते हैं। तो देखो क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने इसको कंट्रोल करने का काम चालू किया। जो अलाउद्दीन खिलजी था और जो मोहम्मद तुगलक था, इन दोनों के बताए गए काम है कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बड़े स्केल पर काम को बढ़ावा दिया था। तो कह रहा है कि दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे। ये थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये ठीक है। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। पहला 1299 में और 1300 के आसपास हुए थे, और 1302 से 1303 के आसपास होते हैं। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना की स्थापना की। जब यहाँ पर हमला हो रहा है तो इसी समय तो यहाँ पर भी हमला होगा। तो मुगल मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्ष में सल्तनत पर हमला होता है, और मंगोल सेना यहाँ पे क्या जाती है? परास्त, मतलब कि हार जाती है। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसे ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली, और एक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। मतलब जरा सोचो, तुमने सोच लिया है कि अब तुम्हें हमला करना है, करोगे हमला, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना। तुमने बड़ी सेना बना भी ली और आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ भी गए, लेकिन यहाँ पर तो बैठा है तुगलक। अब वो जो तुगलक बैठा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि वो तुगलक आराम से चैन से बैठा होगा। वो भी तो भाई अपना सर इकट्ठा कर रखा होगा, कुछ लोगों को मिला रखा होगा। तो इसने भी बहुत बड़ी सेना बनाई, और सेना बना करके इसने मुगल सेना को, सॉरी मंगोल की सेना को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। क्लियर? आगे तो कहता है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर को बनाया। सीरी, सीरी पता है? सीरी का
एक महल बनाया गया है, सीरी में फोर्ट बनाया गया है। जो सीरी का फोर्ट है ना, वो ऐसा बनाया गया है मतलब कि जिसके अंदर सैनिकों को हम रख सके और बाहर से होने वाले हमलों को आराम से रोक सके, इसके लिए बनाया गया। इसके लिए मानचित्र एक में इस शहर को ढूंढिए। तो सीरी जो है ना, हमने कल की वीडियो में भी देखा था, ऐसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसकी सीरी कहाँ पर है। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा सीरी, जो देख रहे हो ना ये है आपका सीरी। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक शहर को बनाने का काम चालू किया था। यदि आपने इस पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो देख लीजिए, जा करके देख लीजिए। आपको इसमें पूरे अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के, हम उसको विस्तार से फिर से बताने का काम चालू करेंगे। ठीक है क्लास। तो सीरी को बनाया गया था। कहता है कि नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कुहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। आपको पता है ना, हमारे पास जो कुतुब मीनार है, हौज खास का इलाका है, उस पूरे इलाके के अंदर क्या कर दिया गया, वहां के लोगों को हटा दिया गया और पूरा का पूरा वहां पर सेनाओं को, मिलिट्री को भर दिया गया। ठीक है ना। कहता है पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। दौलताबाद जो यूपी के आसपास पड़ जाता है, वहां पे भेज दिया गया। सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करने का हल किया गया। अब जैसे कि देखो, अब सैनिक है, सैनिक तो रहेंगे वहां पर हमला करने के लिए, लेकिन उनको खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, रसद कहाँ से मिलेगा। रसद मतलब की होता है। तो रसद के लिए इन लोगों ने क्या किया, रसद के लिए इन लोगों ने बड़े स्केल पर वहां के किसानों से कर के तौर पर खाना मांगना चालू कर दिया। अब उनसे वो पैसा नहीं मांगते थे, बल्कि क्या मांगते थे, खाना मांगने का काम चालू करते थे। ठीक है ना। कोई ऐसा रंग जो साफ साफ दिखाई पड़ सके, ये ठीक है। कहता है कि सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। जैसे कि देखो, अब यहाँ पर 10,000 सैनिक है, लेकिन उतने ज्यादा सैनिकों को खाना खिलाना, उतना ही बड़े मात्रा में खाना भी तो चाहिए, लेकिन वो तो था नहीं। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, तो टैक्स लगा दिया, ताकि टैक्स से हम दूसरी जगह से खाना को खरीद सके और उनको दे सके। क्लियर यहाँ तक। कहता कि इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। अकाल क्यों आएगा भाई, सारा खाना तो आप लेके चले जाते हो, तो लोग तो मरेंगे मरेंगे। तो यहाँ पर क्या आ चुका था, अकाल आ चुका था। अकाल का मतलब फूड का शॉर्टेज आना, मतलब कि खाद्य पदार्थों की कमी बढ़ जाना, ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो कहता है सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया गया। अब नगद मिलेगा पैसा। अब आपको जो किसी क्षेत्र से आप लोग जो राजस्व के तौर पर पैसा इकट्ठा करते थे, अब आपको वैसा पैसा नहीं मिलेगा। अब आपको जो पैसा मिलने वाला है, डायरेक्ट पैसा सरकार आपको नगद देगी। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे पैसा दे दिया, फी दे दिया, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट पैसा इनकम मिलेगा हाथों में। क्लियर। कहता सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। मतलब कि अब 2 रुपए किलो आटा है, 2 रुपए केजी आटा है, तो आपको इतना ही का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मांग बढ़ गई तो 2 से 4 कर दो, 4 से 6 कर दो, 6 से 8 कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है ना। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सजा भी मिलती थी। अच्छा बेटा, तुमने कर बढ़ा दिया, तो उनको उठाया और उनको पीटा गया और उनके टैक्स को मेंटेन किया गया, बराबर बराबर रखा गया। इसी समय मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देना चालू किया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ जगह आज की कागजी मुद्रा का तरह टोकन मुद्रा चलाई। अब देखो, भारत में प्राचीन टाइम में जो हमें कॉइन्स मिलते हैं, मतलब कि जो मिलती है करेंसी, जो पैसा मिलता है, वो मिलता है हमें किस में मिल जाता है, तो हमें मिलता है सिक्के के तौर पर मिलते हैं। किसके तौर पर, सिक्के के तौर पर मिलते हैं। जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। लेकिन मोहम्मद तुगलक के समय में ही पेपर करेंसी को चलाया गया, मतलब कि सिक्के नहीं चलाए गए, नोट चलाया गया। नोट, नोट का करेंसी इस्तेमाल किया गया आज की तरह। इसे वहां पे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोकन।
कहता है लेकिन सोने चांदी ना होकर सस्ती धातु के, जैसे कि इसमें कहता है कि 14वीं सेंचुरी के लोगों को इस मुद्रा का भरोसा नहीं था और वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाया करते थे। मैंने सोने के सिक्के छाप दी, आपने ले ली। लेकिन अब लोग क्या करते थे, उस सोने को अपने पास ही रख लिया करते थे। अब रख लोगे तो मार्केट में चलेगा नहीं, तो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना, तो लोग क्या करेंगे, और जमाखोरी करेंगे, जमाखोरी करना चालू कर देंगे। तो लोगों ने जमाखोरी करना चालू कर दिया, इसी कारण यहाँ के सुल्तान ने सोने के सिक्के जारी करना बंद कर दिए। और अब क्या जारी करते हैं, अब नोट जारी करते हैं, करेंसी, पेपर नोट जारी किया गया। लो भाई ठप्पा लगा, ये नोट आपके नाम, ठीक ना। अब ये ठप्पे के बेसिस पर क्या चलेगा, आपका करेंसी चलेगा, यूज होगा। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अब उनको छपाई भी तो सकती है। अब आप, तुम्हारा स्टाम्प है, तुम्हारा स्टाम्प अब पेपर पे निकाल लिया, किसी और ने बना लिया, अब वही छाप के बना सकता है। तो इसमें जाली नोट की समस्या बढ़ना चालू हो चुकी थी, ठीक है ना। मतलब कि पहले के टाइम में भी जाली नोट बना करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में काफी सॉरी कमी और बाजार की वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसका शासनकाल की बहुत प्रशंसा की जाती है। मतलब कि उसने अपने समय के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन सफल काम किए। जो भी काम किया वो सफल हो गया। लेकिन मोहम्मद मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहते, उसका काम ज्यादा सफल नहीं रहता। मतलब कि ये कैसा आदमी था, तो ये बुड़बक आदमी था, बेहुदा आदमी था। इसने बिना कुछ सोचे समझे कर को लगा दिया, बिना कुछ सोचे समझे पैसा बदल दिया, बिना कुछ सोचे समझे सैनिकों को लेकर चला आया। लेकिन ऐसे काम नहीं होता है ना। काम करने के लिए आपको पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो थी नहीं, इसलिए इसका काम क्या होता है, असफल हो जाता है। इसी कारण उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहता है और उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए, उससे कई सारी परेशानियां पैदा हुई और दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत ही नाराज हुए। करों में वृद्धि, गंगा यमुना दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ चुकी थी। क्लियर यहाँ तक। तो ऐसी समस्याओं का सामना इनके समय में देखने को मिल जाता है। लास्ट में क्लास कहता है, इन तमाम असफलताओं को गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतह करने के लिए अभियान की योजना बनाई थी। मतलब कि पहला समय था जिसने बाहर से दिल्ली सल्तनत को कोई टक्कर दे सकता था। चंगेज खान ने टक्कर दिया और हमला करने की योजना भी बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा देखने को मिल जाता है। तो क्लास ये टॉपिक हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली के सुल्तान ने अपने शासन को बढ़िया किया, बेहतर किया, चलाया, कौन सी प्रणाली लागू की, इसके बारे में हमने विस्तार से देखने का काम चालू किया। तो क्लास ये तो टॉपिक खत्म होता है, इसी के साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक और भी है, हम इसे भी खत्म कर लेते हैं। तो ना देखो, लास्ट टॉपिक कहता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत किस प्रकार से बढ़ा, कैसे बढ़ा, खत्म होने के कगार पर है अब। तो थोड़ा देखते हैं। कहता है कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। अब सभी लोग उठ खड़े हो रहे हैं, भाई हम आजाद होंगे, हम आजाद होंगे, हम आजाद होंगे। सभी लोग अपना डंका पीटना चालू कर दिए। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे शासक भी समूह भी उभरे, क्योंकि उन लोगों ने भी क्या कर दिया, अपना सिर उठाना चालू कर दिया, भाई हम भी आजाद हैं, हम भी इससे आजाद होना चाहते हैं। तो ये सब लोग क्या हो रहे थे, अपने आप को आजाद घोषित कर रहे थे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे कि शेरशाह सूर ने सूरी से कहा जाता है। इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे देने का और उसे परास्त किया गया। तो देखो, पहला भारत में खुद एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुगल को चुनौती दी और खत्म किया, वो नाम था शेरशाह सूरी था, जिसने हुमायूं को परास्त करने का काम चालू किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया और सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन की। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर इन्हें और भी चुस्त किया गया।
अभी देखा उसके बारे में, खिलजी के बारे में, कि कैसे बाजार को बढ़ावा दिया, कैसे उसने प्रशासन के काम किए, कैसे टैक्स लगाया गया, ऐसे कई सारे काम उसने किए। इसी को किसने अपनाया? इसी को अपनाने का काम शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी ने किया और हुमायूं को खत्म कर दिया और दिल्ली को और बड़े स्केल पर बढ़ा देने का काम चालू किया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह के प्रशासन की व्यवस्था को अपनाया। तो जैसे अकबर आया, तो अकबर ने भी भारत के अंदर प्रशासन के लिए शेर शाह सूरी के ही तरीकों को अपनाना चालू कर दिया। तुम कहते हो ना हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या फायदा है? बहुत फायदे हैं भाई। हम देखते हैं कि किसने कौन सा तरीका अपनाया, किसने कैसे तरीके अपनाए, किसने कौन सा सिस्टम अपनाया, उन सभी को हम यहाँ पर अपनाते हैं। अच्छा रहता तो अपनाते हैं, गलत रहता सुधारते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसी चीजों के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ाना चालू करते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट कहता है क्या? नेक्स्ट में कहता है कि तीन श्रेणियां ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म। तो क्लास इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज की क्लास हमारी खत्म होती है। हमारा आज का छठा चैप्टर, सॉरी थर्ड चैप्टर, दिल्ली सुल्तान जो था, वो खत्म होता है। या वो कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।